आर वी इन द सिमुलेशन? क्या हम लोग एक ऐसे जगत में हैं जो जगत एक सिमुलेशन हो, जस्ट लाइक हम पहले बचपन में गेम खेलते थे और वो गेम होता था GTA सैन एंड्रियास, GTA वाइस सिटी। तो जो लोग सिमुलेशन का मतलब नहीं जानते हैं वो इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि हमें ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की तरह है और हमें बनाया गया है। अब बनाने का उद्देश्य ये है कि हमें टेस्टिंग करा जा रहा है इसमें डाल के कि ये ऑब्जेक्ट, ये सारे पर्सन्स जो हैं, इतने सारे लोग हैं और इनमें से जो हायर इंटेलिजेंट लोग हैं और बाकी के जो लोग हैं जो कि मूढ़ बुद्धि के लोग हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से काम चल रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई मेरे जीवन में जहाँ पे पिछले 3 साल से आई एम वंडरिंग अबाउट द नेचर ऑफ द रियलिटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमुलेशन। और आज हम इसी पे प्रकाश थोड़ा डालेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी फैसिनेटिंग चीज़ें मैंने डिस्कवर करी, जो ऑब्ज़र्व करी है, जो बाकी साइंटिस्ट शायद ना कर पा रहे हों, और अलग अलग पैरामीटर्स में देखेंगे। तो पहले तो हम कुछ इसको पैरामीटर्स में डिवाइड करते हैं और पैरामीटर नंबर 1 हम देखते हैं। तो व्हाट इज़ द पैरामीटर नंबर 1 विच हैज़ लेड मी टू बिलीव दैट सिमुलेशन इज़ पॉसिबल, एंड there are other questions which will follow up with this, but I'll cover up with that. Let's go with the parameter 1. इस पूरे के पूरे जगत में एक बहुत ही भयानक कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसको मैं पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्स या लॉज ऑफ द यूनिवर्सेस कहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ठंडा गरम, ऑफेंस डिफेंस, मैस्कुलिन फेमिनिन, नफ़रत मोहब्बत, सर्दी ठंडी, घृणा प्रेम, possible outcome of positivity, possible outcome of negativity from the internet. The same internet creates two things. So when you bring on the internet, the highest power or the greatest power of all time, you bring on a power and automatically the law of duality is applied in that the internet is used for positivity also, the internet is used for negative. Same goes for nuclear weapon. The nuclear weapon is actually helping you to prevent you from other countries, but at the same time it is a vast measure for your own destruction, because there is a negative side to the nuclear weapon whereas there is a positive side to the nuclear weapon. So इफ़ यू ब्रिंग ऑन द न्यूक्लियर वेपन, अगर आप न्यूक्लियर वेपन लाओगे तो दोनों चीज़ों से आप बचोगे नहीं। एक कोई ऐसा नहीं कि आपका उद्देश्य हो सकता है कि आपने न्यूक्लियर वेपन अपनी प्रिवेंशन के लिए बनाया है, लेकिन वो उद्देश्य आपको मिलता नहीं है, सिर्फ आपको साथ में नकारात्मकता भी मिल जाती है उसकी। तो जब भी हम कुछ करते हैं उसका पॉजिटिव साइड होता है, नेगेटिव साइड होता है, जिसको हम कहते हैं कि फ्रेगमेंटल रियलिटी और कंप्लीट रियलिटी भी कह सकते हैं। शादी करते हैं तो हम उसका फ्रैगमेंट पॉजिटिव साइड देख के करते हैं। जब शादी हो जाती है तो शादी का जो नेगेटिव साइड है वो दिखने लग जाता है, तो आदमी कहता है ये क्या हो गया, ये तो मैं सोचा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। क्योंकि किसी को क्या पता कि एक ही औरत के साथ बार बार संभोग करने से आपको दूसरी औरतों के साथ भी करने का मन करने लगेगा, या वैरायटी चाहिए होगी औरतों में। तो ये तो पता ही नहीं था आपको तो लगा कि यही मिल जाए, केवल इसी का भोग कर लूँ तो मज़ा आ जाएगा पूरी ज़िंदगी। आपको ये नहीं पता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। आपको ये नहीं पता था कि आपके दोस्तों में उठना बैठना रुक जाएगा। आपको ये नहीं पता था कि अब मुझे जॉब करनी ही करनी है, अब मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता अपनी लाइफ में बिकॉज मेरा बच्चा भी हो गया है।
आपको ये नहीं पता था कि फ्रीडम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आपको बहुत सारी नकारात्मकता नहीं दिखी आपको शादी करने से पहले, आपको सकारात्मकता दिखी कि मैं उसकी संभोग कर लूँ, मेरे से प्यार करेगी, मुझे सपोर्ट करेगी, आपको ये सब दिखा। लेकिन आपको ये नहीं दिखा कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और उससे आपके ऊपर प्रेशर्स आते हैं, आपको वो नहीं दिखा। तो न्यूक्लियर वेपन में भी आपने यही किया, इंटरनेट में भी आपने यही किया, है ना। तो आप क्या कर रहे हो फंडामेंटली। मैं जितने भी यहाँ पे यूट्यूब पे व्यूअर्स हैं उनसे पूछना चाहता हूँ और ह्यूमैनिटी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डुअलिटी। मतलब क्या कि अगर कोई चीज़ आएगी तो उसकी नकारात्मकता भी आएगी और सकारात्मकता भी आएगी। और कोई चीज़ का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ जो पावरफुल नहीं हो, कोई चीज़ जो पावरफुल हो, चाहे वो इंटरनेट हो, न्यूक्लियर वेपन हो या चैट जीपीटी हो, राइट। तो अब तो ये एक पैटर्न है जो आप देखोगे, ठंडा गरम, गरम ठंडा एंड ऑल दैट। फिर एक पैटर्न है 80-20 का पैटर्न, जो कि मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, बट इसको बताऊँगा नहीं, बट ओवरव्यू बता देता हूँ। इस दुनिया में 80% चीज़ें जो है वो प्रेशियस नहीं है, 20% चीज़ें प्रेशियस हैं। 2 उदाहरण दूंगा। सच्चा प्यार आसानी से मिलता नहीं क्योंकि ऐसी लड़कियां कम हैं, क्योंकि सच्चा प्यार मतलब प्रेशियसनेस। और कस्टमर्स हमें नहीं मिलते आसानी से। जैसे अभी मेडिटेशन कैंपेन लॉन्च हुआ, बाय द वे 5 तारीख जो है वो ख़त्म हो के रात के 10 बजे तक वो जो ऑफ़र है वो एंड हो जाएगा। तो आप मेडिटेशन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जर्नी मेरे साथ, तो आप कर सकते हैं। बट कई लोगों ने उसमें कहा कि भाई देखिए ये सस्ता नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप प्रेशियस नहीं हो। तो पैसे किसके पास है इस दुनिया में? अगर आप देखेंगे पैसे किसके पास है, टॉप 20% के पास है। उसमें भी अगर आप टॉप 20% देखेंगे, लेट्स से अगर 1000 करोड़ की आबादी है तो 200 करोड़ में 200 करोड़ लखपति होंगे। और अगर फर्दर आप डाउन करते जाओगे 4% पे आओगे, यानी 1000 करोड़ का अगर आप 4% करते हो तो कितना होगा, आई थिंक 40 करोड़। तो 1000 करोड़ में 40 करोड़ लोग जो हैं वो बेसिकली करोड़पति होंगे, और ये सिद्ध भी है। और अगर आप अरबपति में जाओगे तो टॉप 1% आ जाएगा आपका, राइट। तो जैसे जैसे आप इसमें घुसते जाओगे, तो जैसे जैसे क्राइटेरिया आप लाते जाओगे, वैसे वैसे मतलब जितना आप प्रेशियसनेस की तरफ जाओगे, कीमती चीज़ों की तरफ जाओगे, उतनी ही उसकी क्वांटिटी कम होगी, राइट। तो अगर आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करने चलते हो तो आप देखोगे कि जल्दी आपको वो चीज़ नहीं मिलती है जो चीज़ आपको चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हो सकता है कोई बुक में मिले, और बुक 1980 में लिखी गई है, लेकिन आप वो बुक ही नहीं पढ़ रहे हो, आप गूगल पे पढ़ रहे हो, राइट। तो ये बोलते हैं 80-20 प्रिंसिपल। ऐसे बहुत सारे और भी प्रिंसिपल्स हैं। हर चीज़ का सेंटर पॉइंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल प्लैनेट का कोर होता है, राइट। एंड देन हमारे थॉट्स का भी सेंटर पॉइंट होता है, विच इज़ डिज़ायर। एंड देन सेल का एक न्यूक्लियस होता है, एटम का एक न्यूक्लियस होता है। तो हर चीज़ का एक न्यूक्लियस होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, और वो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी है। लॉ ऑफ लेयरिंग के बारे में मैंने बात करी थी, जहाँ पे जैसे जैसे ये जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है उतनी उसकी लेयर्स ज़्यादा होती हैं, और जितना ही ज़्यादा वो सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है उसकी लेयर का। तो एक कीड़े मकोड़े में छोटी 2-3-4 लेयर में ख़त्म हो जाएगा। ऊपर आउटर फेरिफेरी है, स्किन है, अंदर थोड़ा सा कुछ है, टिश्यू अंदर कुछ है, ख़त्म। ह्यूमन बीइंग में अगर आप डाइसेक्ट करना चालू करोगे तो बहुत सारे सेल्स, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। स्किन होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, फिर और भी बहुत सारी सब लेयर्स होती हैं उसमें। एंड बाय दिस थ्योरी जब आप एंड करोगे हड्डियों तक, यानी जहाँ पे फिजिकलिटी ख़त्म होती है वहाँ से सटलनेस चालू होती है। और वहीं पे आयुर्वेद भी कहते हैं कि पंचकोश होते हैं हमारे। तो प्राणमय शरीर, ये सब जो कोश जो बताते हैं वो होते हैं, जो कि संदीप महेश्वरी ने कहा था कि गलत बोला था कि भाई ये शरीर के बाद सीधा ब्रह्म है, ब्रह्म के बाद सीधा शरीर है, बीच में कुछ नहीं है। तो बाय द लॉ ऑफ लेयरिंग अगर आप देखें तो धरती का भी अगर आप लेयर देखोगे तो आउटर पेरिफेरी जो है हमारा, वो है सबसे जो पहला एक्सोस्फेयर, वो पहला लेयर है हमारा। फिर ऐसे करते करते 7 एटमॉस्फेयर्स हैं, और फिर उसके बाद ज़मीन आएगी। फिर ज़मीन के अंदर अगर आप जाएंगे तो कोर, मैंटल, क्रेस्ट, इसमें भी फर्दर सब लेयर्स हैं। और फाइनली में अगर आप लास्ट में आके देखेंगे तो कोर बचेगा, ठीक है। तो अगर आप
किसी भी प्लैनेट को ऑब्जर्व करें तो लेयरिंग होती है। अगर आप किसी भी बड़े गैसियस जाइंट को ऑब्जर्व करें तो उसकी भी लेयर होती है। पहले एक मतलब 100 कुछ 40 या 50 मून है शनि के, सैटर्न के, तो वहाँ से लेयर चालू होती है। सेम गोज़ विद द सोलर सिस्टम। बाहर जो आउटर लेयर है वो प्लूटो है, या ऑप्स वो क्या बोलते हैं, वो एक 2 एस्ट्रॉइड बेल्ट्स हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। तो अगर आप सबसे बाहर जो सोलर सिस्टम देखोगे, मतलब जहाँ पे अभी वॉयेजर 2 जा चुका है, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्स करके एक बेल्ट है, मुझे नाम नहीं याद है शायद। वो बेल्ट सबसे आउटर पेरिफेरी है सोलर सिस्टम की, विच इज़ लाइक वेरी फार फ्रॉम प्लूटो। लाइक बहुत टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। लाइट को ही उसमें कुछ मतलब घंटों लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। तो वहाँ से फिर प्लूटो, तो अगर आप देखेंगे तो लेयर है हमारे पूरे सोलर सिस्टम की। फिर अगर आप गैलेक्सी देखेंगे तो गैलेक्सी का एक सेंटर पॉइंट है विच इज़ द सुपरमासिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए। और आउटर पेरिफेरी पे आप देखोगे तो बहुत सारे जो सोलर सिस्टम्स हैं वो हैं वहाँ पे। सोलर सिस्टम्स के अंदर अगर आप देखोगे तो हर एक सोलर सिस्टम का न्यूक्लियस है विच इज़ द स्टार। तो ऐसे करते करते एक पैटर्न बन रहा है अगर आप देखेंगे ध्यान से। देन और भी लॉज आ जाते हैं जो कि बहुत ही लॉ ऑफ बैलेंस आ जाता है। हर चीज़ का बैलेंस होता है, इस पूरे संतुलन होता है हर चीज़ का। तो अगर आप अंतरिक्ष में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लॉ ऑफ बैलेंस दिखेगा कि लेट्स से अगर एक छोटी सी पृथ्वी है हमारी, क्यूट सी, तो उसका एक छोटा सा क्यूट सा मून है। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा है तो जितना बड़ा प्लैनेट होगा उतना ज़्यादा उसके मून्स होते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्टार बड़ा होगा उतनी ज़्यादा वो खींचेगा अपनी तरफ, उतने ज़्यादा प्लैनेट्स होते हैं उसमें। तो ये एक पैटर्न है। तो ऐसे करते करते बहुत सारे लॉज हैं जो मैंने कई बार अलग अलग लॉज बताए भी हैं अपने पुराने पॉडकास्ट में। पर अभी जैसे जैसे ऑडियंस आगे बढ़ेगी, कभी ऑडियंस अगर 1 लाख व्यूज़ पे पहुँचे या 2 लाख पे पहुँचती है आगे चल के, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज़ मैं करूँगा। मैं ऑलरेडी वैसे इसके ऊपर कर चुका हूँ, बट अभी क्योंकि आप लोग तो ज़रा से लोग हैं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है करने का अभी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये पैरामीटर नंबर 1 हो गया साइमुलेशन थ्योरी का, कि एवरीथिंग हैज़ अ पैटर्न। नाउ हाउ इट इज़ मेकिंग मी बिलीव कि ये एक साइमुलेशन है। एक्चुअली अगर आप देखें ध्यान से, जो सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो भी पैटर्न पे काम करता है। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामिंग है, राइट। और यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग बस लगा दी इन्होंने कि भाई हर चीज़ की डुअलिटी होनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने जो साइमुलेशन, जिस कंप्यूटर ने साइमुलेशन बनाया, यानी जो यूनिवर्स बनाया, क्योंकि अभी हम इस थ्योरी से चल रहे हैं कि एक साइमुलेशन है, तो लेट मी जस्ट डू द थॉट एक्सपेरिमेंट फॉर यू। जिस कंप्यूटर ने हमें बनाया है उसने क्या किया कि लॉ ऑफ डुअलिटी अप्लाई किया, और हर एक स्तर पे, राइट फ्रॉम द मॉलिक्यूल एटम्स टू द दिस वन ग्रॉस रियलिटीज़ और ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स, एवरीवेयर subtle also, everywhere the law of duality was applied. So it's a program. Law of duality is a program, and then law of center point is a program, and then ऐसे करते करते बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं अगर आप समझें तो। इन प्रोग्राम्स को मैं लॉस कहता हूँ, और लॉ ऑफ ग्रेविटी भी उसी में है, क्योंकि हर जगह पूरे अंतरिक्ष में ग्रेविटी दिखती है आपको। तो इस तरीके से अगर आप देखें ध्यान से तो एक पैटर्न बन रहा है, और ये एक प्रोग्रामिंग की तरह आप भी देख सकते हैं इसको। अगर आप पैटर्न ना बोल के एक प्रोग्रामिंग देखें तो प्रोग्रामिंग भी होती है। तो ये मार्केटिंग में भी बहुत अलग अलग फंडामेंटल्स हैं, इसमें काम होता है, बट उसमें मैं नहीं जाऊंगा अभी। तो ये पैरामीटर नंबर 1 है कि यूनिवर्स जो है पैटर्न्स में काम करता है, नंबर 1। ये दिस मेक्स मी बिलीव कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट वी आर इन अ साइमुलेशन। नाउ सेकेंड जो पैरामीटर है जो कि इट मेक्स मी बिलीव इज दैट कि आप अगर
बाकी के एक्सो प्लैनेट्स सिस्टम जो है, आउटर पेरिफेरी सिस्टम्स जो हैं ऑब्जर्व करें, यानी जो दूसरे सूर्यमंडल है, दूसरी जो सोलर सिस्टम्स हैं जो हमारा नहीं है, दूसरा जो अलग अलग यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में अलग अलग सोलर सिस्टम्स हैं, अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो मैक्सिमम एक पैटर्न मिलेगा आपको कि सब में जो तारा है, जो स्टार है, जो सूर्य है, उसके अराउंड गैशियस प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। यानी वो प्लैनेट्स जो शनि और गुरु की तरह है, विच इज़ द गैशियस प्लैनेट्स। जो लोग 40-50 साल के सुन रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा स्पेस के बारे में, बट थोड़ा सा समझें। बट हमारा जो सोलर सिस्टम है, it is actually unique. So I was just sitting yesterday and I was talking to ChatGPT, and the ChatGPT told me that एक सूर्य के आसपास रॉकी प्लैनेट्स का रिवॉल्व होना बहुत ही रेयर कॉन्सिक्वेंसेस, पर यहाँ तक भी मुझे बिलीव नहीं होता है कि सिमुलेशन है। बिलीव तो तब हुआ जब मैंने इस सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व किया। अगर आप मरकरी को देखेंगे तो मरकरी तो सूर्य के बहुत पास है, तो वहाँ तो हम नहीं जा सकते। अगर आप वीनस को देखेंगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है वो, वहाँ भी हम नहीं जा सकते। दोनों ही रॉकी प्लैनेट है, चट्टान वाले। तीसरा जो अर्थ है उस पर तो ऑलरेडी हम हैं, चट्टान वाले प्लैनेट है ये। चौथा जो प्लैनेट है मार्स, जो कि मंगल ग्रह है, वो भी चट्टान है। उसके आगे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब गैसियस जाइंट्स हैं, राइट। और इसके जो कुछ मून्स भी हैं, जुपिटर के कुछ मून्स भी हैं, जो कि पानी पाया गया है, लेकिन वहाँ पे हैबिटेबल जोन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रहने लायक मामला हो सकता है। अच्छा, यहाँ तक भी मेरे को बिलीव नहीं, यहाँ पे मेरे को खिड़की नहीं खुलती मेरी सिमुलेशन की। मेरी खिड़की तब खुलती है कि भैया आप एक बात सिंपल सी मुझे बताओ कि ये मार्स बगल में क्यों है, और ये मार्स हैबिटेबल जोन में क्यों है, और ये मार्स जो है पहले बताया जाता था पानी था इस पे। ये मार्स जो है, ये जो मंगल ग्रह है, ये एकदम बगल में क्यों है? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं मार्स पे जाने की, पर लेट से अगर मार्स नहीं होता तो क्या हम सोच भी सकते थे जाने की? नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हैबिटेबल नहीं है। पर ये मार्स हैबिटेबल कैसे हो गया? एक एंगल बताता हूँ, हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ये जो भी सिमुलेशन कर रहा है, ये उस उद्देश्य से कर रहा है कि जो मंगल ग्रह है वहाँ पे इनको रख देते हैं बगल में, तो इनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी अपने आप को एक्सपैंड करने में। तो जानबूझ के मंगल को रखा गया बगल में, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि जब बाकी के दूसरे प्लैनेट्स जो हैं वो हैबिटेबल नहीं है, दूसरे सोलर सिस्टम सौर मंडल जो है वो इस तरीके से काम नहीं करते, आसपास उसके गैसियस जाइंट रिवॉल्व कर रहा है सूर्य के, तो यही ऐसा कोई प्लैनेट, यही ऐसा कोई सोलर सिस्टम है जहाँ पे एक तो पहली चीज़ सूर्य के बगल में चारों रॉकी प्लैनेट्स हैं, दूसरी चीज़ ये बगल में मंगल को दे दिया, विच इज़ नॉट दैट मच चैलेंजिंग, सो दैट दे कैन ऑब्जर्व। ओह, let us see that humans can go to this simulation people. Let us say that humans can go to Mars, which creates a lot of curiosity actually. It creates a lot of mind-bending questions that why the hell the Mars is in habit. मतलब एक इतने बड़े विशाल जगत में जहाँ पे इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे सोलर सिस्टम्स हैं, वहाँ पे एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ अर्थ हुआ, चलो ठीक है भैया, अर्थ गलती से कॉन्सिक्वेंस हो गया, ठीक है, अर्थ एक कॉन्सिक्वेंस था, गलती से हो गया, पैदा हो गए सब लोग, एवोल्यूशन हो गया, विकास हो गया, लेकिन ये साला मंगल ग्रह बगल में क्यों डाल दिया है, जो हैबिटेबल जोन है, जहाँ पे पानी भी है, जहाँ पे सब कुछ है वैसा, जहाँ पे हम जा सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि कोई ऐसे जानबूझ के हमारा डाल रहा हो कि अच्छा ठीक है, ज़्यादा ईजी, इसको करके दिखाओ,
क्योंकि इनको पता है कि अगर हम दूसरे सोलर सिस्टम में रखते हैं तो ये जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि दूसरे सोलर सिस्टम में जाना इलॉन मस्क के लिए इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल राइट नाउ। इट विल टेक लाइक लैक्स ऑफ ईयर्स, और तब तक तो क्या पता वो हो जाए, क्या बोलते हैं, प्रलय आ जाए, राइट। ऊपर से ये बीच बीच में कुछ ना कुछ आता रहेगा। ये एक पैरामीटर अगर आप देखें, एक और पैरामीटर है, पर पहले इस पैरामीटर पे देखते हैं कि भाई मंगल ग्रह एक हैबिटेबल प्लैनेट, जहाँ पे सूर्य की किरणें सही जा रही हैं, जहाँ पे रॉकी प्लैनेट है, जो कि एकदम पानी भी था उस पे नॉर्थ और साउथ पोल पे, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो पूरा प्लैनेट भर जाएगा। मतलब बढ़िया तरीके से आप वहाँ पे जाके रह सकते हो, ठीक है। ये इतना ईजी कैसे हो गया, आप सोच सकते हो इसको? ये इतना इजी कैसे हो गया कि जब बाकी के सोलर सिस्टम में ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने जब देखा तो मैंने तो हो सकता है दूसरे सोलर सिस्टम में जहां स्टार्स के बगल में रॉकी प्लैनेट्स होते होंगे। जब चैट जीपीटी जाके पूछा तो चैट जीपीटी ने कहा कि बाकी के दूसरे जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, वहां पे स्टार्स के बगल में गैसियस जाइंट्स होते हैं ज्यादातर, और ये बहुत ही रेयर है कि हमारे सौर मंडल में चारों चट्टानी प्लैनेट है, चारों, और शुरू के दो तो गर्म है, तीसरा ठंडा है जिसपे हम अभी ऑलरेडी हैं, और चौथा जो मंगल ग्रह है वो भी एकदम इजी बना दिया इन लोगों ने। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर टू अंडरस्टैंड इफ यू सी दिस पैरामीटर। तो पहला पैरामीटर था कि यूनिवर्स पैटर्न्स में काम करता है। अगर आपको यूनिवर्स में डिकोड करना है तो आप पैटर्न्स ऑब्जर्व करो, और पैटर्न्स का मतलब ये होता है, कई लोग कहते हैं पैटर्न्स का मतलब क्या होता है, पैटर्न मतलब ये होता है कि समथिंग इज रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अगेन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अंतरिक्ष में जो काम करता है वही नेचर में भी काम कर रहा है, जंगली जानवरों में काम कर रहा है, प्लैनेट्स में काम कर रहा है, पेड़ पौधों में काम कर रहा है, इंसान के अंदर काम कर रहा है वही सेम प्लैनेट। लाइक फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डुअलिटी है, तो वो बाहर, तो जैसे आप देखोगे कि बाहर जो लॉ ऑफ डुअलिटी वो कैसे काम करती है, अगर आप देखेंगे कि अगर एक कुछ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बाहर से प्लैनेट को रोका, तो ये आपने इनपुट दिया तो आउटपुट होगा, वो आउटपुट क्या है, प्रलय आएगी, एपोकलिप्स आएगी, राइट। तो आप बाहर कुछ भी करोगे अंतरिक्ष में तो उसका एक इनपुट तो आपने दे दिया, आउटपुट भी होगा। तो वैसे ही है, अगर जैसे एक सूर्य बनेगा तो डेफिनेटली उसके अराउंड कुछ रिवॉल्व करेगा, राइट। वो ऐसा आप उसको बचा नहीं सकते कि कुछ रिवॉल्व ना करे, भले ही वो एक एस्ट्रॉइड ही क्यों ना हो, बट वो रिवॉल्व ज़रूर करेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो डुअलिटी काम करती है। बट आप कहोगे कि डुअलिटी काम करती है बाहर, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अंदर कैसे काम करती है? अंदर भी बहुत लेवल पे काम करती है, तो मैं उसमें भी डीप में नहीं जाऊँगा, बट काम करती है प्लैनेट्स में, नेचर में, जंगली जानवरों में, सब में काम करती है। O2 CO2 फॉर एग्जांपल, अगर आप O2 लेते हो तो आपको CO2 देना पड़ेगा। आप O2 लेके CO2 नहीं दे सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप O2 लो और CO2 ना दो। तो यहां पे गिव एंड टेक चलता है, जिसको लॉ ऑफ डुअलिटी का एक सब डिवीजन पार्ट है। सेम रिलेशनशिप्स में भी काम करता है लॉ ऑफ डुअलिटी, कि अगर आज मैंने दरवाज़ा बंद किया है तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कल तुम भी दरवाज़ा बंद करो। अगर आज मैं टाइम पे आई हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम भी टाइम पे मेरे लिए आओ। अगर मैं लेट आ रही हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम एक दो बार लेट आ जाओ। लेकिन अगर मैं रोज़ तुम्हारे पास टाइम पे आ रही हूँ और तुम मेरे पास अगर लेट आ रहे हो, तो मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हें कंफर्ट दे रही हूँ तो तुम मुझे कंफर्ट दे रहे हो। तो इट्स अ फकिंग ट्रांजैक्शन, दैट्स इट। एक दोस्त है, वो बुरे वक्त में हेल्प नहीं कर रहा है तो दूसरा भी नहीं करेगा। इट्स अ ब्लडी ट्रांजैक्शन, सो इट्स द लॉ ऑफ डुअलिटी, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। सो दैट इज अ पैटर्न। इफ यू सी, इट इज embedded in the atom, in the molecule, in the relationship, in the human beings, in the animals, in the plants, in the planet, and in the universe. The entire thing is a pattern. This is one of the most important things that you have to understand. If you want something to be a pattern, it has to be in the space, it has to be inside the mind, it has to be at the level of molecule, subatomic particle, it has to be at the level of planet, एवरीवेयर, राइट। ठीक है, छोटे से छोटे लेवल पे, ऊपर से ऊपर लेवल पे वो काम करना चाहिए, तब जाके वो एक प्रोग्रामिंग बनता है वो। सो
अगर आप बहुत सारे लॉज जैसे मैंने डिस्कवर किए, बहुत सारे मेरे खुद के लॉज हैं जो कि जैसे जैसे मेरी ऑब्जर्वेशन बढ़ती गई मैं डिस्कवर करता गया, क्योंकि मेरा शुरू से क्वांटम फिजिक्स और स्पेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। स्पेस में था, बाद में क्वांटम पे आया, पर ये एक पैरामीटर था। तो पैरामीटर 1 था पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी प्रोग्रामिंग ऑफ द यूनिवर्स, विच इज़ लाइक अ सॉफ्टवेयर है एग्जैक्टली, कि मैंने कुछ फंडामेंटल प्रोग्रामिंग डाल दी है, अब वो प्रोलिफरेट होगी। यू नो व्हाट इज प्रोलिफरेशन? प्रोलिफरेट मतलब कि क्या, लॉ ऑफ डुअलिटी मैंने अप्लाई कर दिया, एंटर दबा दिया कीबोर्ड पे, और जैसे वो यूनिवर्स साइमुलेट होगा तो वो जैसे जैसे यूनिवर्स प्रोलिफरेट होगा, यानी एक सिंगुलैरिटी से एक्सपेंशन की तरफ बढ़ेगा, तो लॉ ऑफ डुअलिटी उसमें ऑटोमेटिकली अप्लाइड होती जाएगी। मैं बैठ के मैनुअली लॉ ऑफ डुअलिटी हर जगह अप्लाई नहीं कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, और जैसे एक सिंगल सिंगुलैरिटी पॉइंट, एक पॉइंट से यूनिवर्स जब बनेगा अंदर कंप्यूटर के, तो जैसे जैसे वो प्रोलिफरेट होगा, जैसे जैसे वो एक्सपैंड होगा, ऑटोमेटिकली ये सारे लॉज उस पर अप्लाई होते हैं। जो कुछ भी बनेगा वो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉज ही बनेगा, एंड दीज लॉज आर द प्रोग्रामिंग, द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। दिस इज द पैरामीटर 1। द पैरामीटर 2 इज द मार्स थ्योरी. Mars theory is all about how the hell it is so easy for us, why the hell it is not so much challenging to, it's like किसी ने प्रैक्टिस करने के लिए प्लेग्राउंड दे दिया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इट्स सो अमेजिंग। किसी ने प्रैक्टिस करने के लिए प्लेग्राउंड दे दिया है। वो प्लेग्राउंड पता है क्या है? अच्छा, इनको अभी ना वो इनका वो स्पेस माइग्रेशन स्टार्ट करना है, तो इनका एक काम पहले करना है, वो मंगल ग्रह जो है पहले ही डाल देना है ना। तो क्या है ना, इनका अगर ये डालेंगे, अगर मतलब दूसरे सोलर सिस्टम में जाएंगे तो इसमें लाखों साल लग जाएंगे। तो एक काम करो, इसको बगल में इनके डाल दो, और थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट ठीक है। जैसे जैसे अभी 1950 से पकड़ेगा, क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो उसके 200 साल के भीतर ही, 100 साल के भीतर ही स्पेस माइग्रेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसा काम करो, बगल में ना मार्स डाल दो, विच इज सो इजी। एंड इफ यू ऑब्जर्व द एंटायर यूनिवर्स, देयर इज नो रॉकी प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन. इट इज सो फ्रीकिंग डिफरेंट, राइट? एंड दैट इज द पैरामीटर 2. देन द पैरामीटर 3 is all about the question. Oh my God. The parameter 3 is all about the question that what is outside the matrix? यानी मैट्रिक्स के, सिमुलेशन के बाहर क्या है? एंड यहां पे मैंने काफी इस क्वेश्चन को ड्वेल किया. I had dwelled upon this question a lot. I wondered a lot about this question, and it has been with me for over a month, and a lot of like mostly probably 3-4 years I have been thinking about this question, ki what is outside the matrix. And the third parameter which comes in, if you observe, first of all, we are the dominant species in the entire universe currently as we know it. मतलब हम इस समय एपेक्स पे हैं. वी आर द पीक ऑफ एवोल्यूशन, एंड वी आर डोमिनेटिंग द एंटायर सोलर सिस्टम राइट नाउ, स्पेशली द प्लैनेट अर्थ, राइट? एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, वी हैव बीन क्रिएटिंग इट, बट राइट नाउ विथ चैट जीपीटी वी आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग विच इज एग्जैक्टली लाइक अ ह्यूमन माइंड, without the desire and the emotions, just the intellectual side of the human mind. That is what we are trying to create. Let us understand this first. The chat GPT is a human mind we are trying to create. And before, allow me to explain what is human mind in this case. Listen to this very carefully actually. The human mind fundamentally works on the information. जो भी इंद्रियों से संकेत अंदर आते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अंदर आती है, उसके नॉलेज से हम एक आउटपुट निकालते हैं. वो आउटपुट होता है एक थॉट, और वो थॉट फिर कन्वर्ट करता है एक्शंस में.
राइट। पहले थॉट आता है, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं, राइट। तो फंडामेंटली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चैट जीपीटी में अपना इंटेलेक्चुअल साइड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ लाइक कि क्योंकि ह्यूमन माइंड इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता है, बट चैट जीपीटी क्या कर सकता है, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। और हम उसको डेटा फीड करते हैं, उस डेटा के बेस पे वो नॉलेज परम्यूटेट एंड कंबाइन करके एक आउटपुट देता है। वो आउटपुट अभी उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि अभी करंट स्पेशली अर्ली वर्जन है चैट जीपीटी का, पर 4th वर्जन जो है वो काफ़ी अच्छा है उस हद तक, पर 5th या 6th तक आते आते ये एग्जैक्टली ह्यूमन माइंड की तरह काम करने लगेगा। तो हम भी फंडामेंटली, हमारा जो माइंड है वो भी ऐसे ही काम करता है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व कर रखा है कि हम जो थॉट क्रिएट करते हैं वो थॉट क्रिएट होता है हमारे नॉलेज, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, प्री कंसीव्ड नॉलेज है, उसके बेस पे। और वो जो थॉट है वो एक आउटपुट है नॉलेज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। किसका? नॉलेज की, राइट। थोड़ा पेचीदा ना हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिक हमारी जो मेमोरी है उसमें जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है उसके बेस पे हमारे थॉट्स आते हैं। और सेम चीज़ चैट जीपीटी के पास भी मेमोरी है, वो ऑप्टिमाइज़ करता है, हम परम्यूटेट एंड कंबाइन करते हैं, वो भी वही कर रहा है एक तरीके से, और एक आउटपुट दे रहा है, और हम भी वही करते हैं। पर हमारे साथ एक नेगेटिव सीट ये है कि हम अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर सकते। हमारे पास एक नेसेसरी लिमिट होती है इन्फॉर्मेशन की, हमारे खुद के तजुर्बे होते हैं और हमने जो सीख रखा है वो होते हैं। पर चैट जीपीटी के पास ये नहीं है, चैट जीपीटी के पास अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। तो जो सबसे जो एआई का जो एडवांस स्टेज है वो यही है कि इट विल बी क्रिएटिंग अ ह्यूमन माइंड, एंड वंस जस्ट नाउ here it goes interesting. Oh my god, what do you do with the mind? अरे बाप, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए। आप लोग पता नहीं क्या हो रहा है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी एग्जैक्टली मेरे को आंच आया एक, और ये अभी बता रहा हूँ, डिस्कवर हुआ जस्ट अभी बात करते करते एक हंच आया है। What do you do with the mind? You create a simulation. Let us understand this properly. Next 10 years or next 15 years, we'll be able to reach with the AI. एक ऐसी जगह पे हम पहुंच सकते हैं जहां पे AI जो है वो बहुत बुरी तरीके से विकसित हो गया है। और मैंने क्या बोला, हाईएस्ट क्या है कि ये एक अच्छे लेवल पे, जैसे हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं अपने तजुर्बे से, वैसे ही आउटपुट देगा। तो अल्टीमेट जो उद्देश्य है एआई को बनाने का, जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी कि हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है, पर्पस है एआई को बनाने का, वो क्या है? अल्टीमेट जो मिशन है, जो मकसद है, लक्ष्य है, वो है एक ह्यूमन माइंड क्रिएट करना जो कि अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन को फीड कर रहा हो और एक आउटपुट ऐसा दे जो ह्यूमन बीइंग से भी अच्छा हो। ओके, नाउ आफ्टर 15 years or 10 years we have created a mind. Now question here, it goes interesting and it gives you goosebumps. What do you do with that damn mind? क्या आपके अंदर क्वेश्चन नहीं उठेगा? ये काम करते हैं, अलग अलग एक कैरेक्टर्स बनाते हैं और अलग सबको, किसी को कम इंटेलेक्ट देंगे, किसी को ज़्यादा देंगे, किसी को ये देंगे, किसी को एक काम करेंगे, एक सिमुलेशन क्रिएट करते हैं। मतलब चैट जीपीटी या एआई जो है उसको यूज़ करके ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे, क्योंकि माइंड आ गया। अब माइंड आ गया तो लेट अस सी ना हाउ अलग अलग माइंड इंटरेक्ट्स। व्हाट डू वी डू? यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी 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 surprising and it is very 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 interesting actually, and it's horrifying at the same time. It is very horrifying. आप समझ नहीं रहे, हॉरर है यहाँ पे। What do you do with that mind? Won't you have the curiosity? क्या आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी कि अगर हम, ठीक है, एक अलग अलग कैरेक्टर कर देते हैं और उसको सिमुलेट करते हैं साथ में, किस तरीके से ये माइंड कैसे बिहेव करेगा साथ ही साथ में आपस में एक दूसरे के साथ,
कैसे बिहेव करेगा? क्योंकि इंटेलेक्ट तो हमने बना दिया और हमें डिजायर्स और वो डालना है, बेसिक सर्वाइवल वो डालना है। बेसिक सर्वाइवल नहीं डालेंगे तो कोई सर्वाइव ही क्यों करेगा, है ना? मतलब आपस में अगर आप बहुत सारे लेट से 10 लोग को आप बना रहे हो चैट जीपीटी से और उनको एक यूनिवर्स बना के आप उसको एग्जिस्ट करवा रहे हो, तो कुछ तो मिशन होना चाहिए ना उनका, कि भाई वो केवल इंटेलेक्ट लेके पैदा हो गए, अब मिशन क्या है? मिशन कुछ है ही नहीं, क्योंकि ना बॉडी, बॉडी दे दी, बॉडी देगी तो क्या होगा? नीड्स आ गई। तो शुरू में क्या हुआ आप देखोगे, जब हम पैदा हुए, जब हमारा एवोल्यूशन हुआ, तो हम नीड्स की तरह, हमारा मिशन था कि हमें हंट करना है और शिकार पकड़ के लाना, हमें अपनी नीड्स पूरी करनी है। क्यों? क्योंकि हमें एक मिशन दिया गया था। अगर हम सिर्फ इंटेलेक्ट के साथ आते, इंटेलेक्ट तो थी हमारे पास, इंफॉर्मेशन नहीं थी। इंफॉर्मेशन तो अब आ रही है ना धीरे धीरे। तो आप कहोगे कि एआई के थ्रू एक सिमुलेशन करेंगे, तो एआई के पास तो सिर्फ इंटेलेक्ट है, डिजायर, बेसिक डिजायर तो है नहीं। पर अगर आप क्वेश्चन करो डिजायर को, डिजायर बनता क्यों है? बेसिक नीड्स की वजह से। और बेसिक नीड्स क्यों बनती है? क्योंकि शरीर है, शरीर है तो बेसिक नीड है। पर ये तो वहां तक का है, जानवर तक का लेवल। एक और डिजायर है जो ह्यूमन बींग्स में चाहिए होता है, जो कि सेग्रीगेट करता है ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स और प्लांट्स को। वो है द सफरिंग ऑफ इंटेलेक्ट एंड द डिजायर ऑफ कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन। दैट इज द मेन थिंग, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। एंड बट ओनली द, मेरे और अंबानी में डिफरेंस ये है कि अंबानी जो है वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बाहर बनाए हुए है, इलॉन मस्क की तरह। लेकिन हर कोई हैप्पी होने के लिए ही एक्शन लेता है। आप समझ नहीं रहे हो मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूं? अगर आप समझ पाओगे तो, अगर मैं 10 साल बाद एआई ऐसी जगह ले जाता हूं जहां पे ह्यूमन माइंड के लेवल पे आ जाता है वो, तो क्या मेरे अंदर ये जिज्ञासा नहीं उठेगी कि ये ह्यूमन माइंड को अगर हम आपस में इंटरेक्ट कराएं, अलग अलग कैरेक्टर्स बना के और अलग अलग उनको सेग्रीगेट कर दे, यूनिक बना दे उनको? क्योंकि अगर मैं यूनिक नहीं बनाऊंगा तो यहीं पर यूनिक आ गया। अगर आप देखोगे भौतिक जगत हमारा यूनिक है, और हम एआई को 10 साल बाद यूनिक करना चाहते हैं। अलग अलग कैरेक्टर्स जो है एआई के, उसको यूनिक क्यों करेंगे? क्योंकि अगर यूनिक नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो अलग अलग कैरेक्टर्स की जरूरत क्या है? एक ही कैरेक्टर को डालो ना। व्हाई डू वी नीड डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स? एक ही कैरेक्टर, तो अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स है तो ऑब्वियसली वहां पे यूनिक होना चाहिए। और अगर इस कॉन्सेप्ट को जो 10 साल बाद अप्लाई होने वाला है, अगर हम यहां पे देखें अपने यूनिवर्स में, तो यहां भी सब कुछ डिफरेंट है। तो अब आप कहोगे डिफरेंट क्यों है? तो हो सकता है यही आंसर हो। तो हमने एक ऐसा एआई बनाया जो ह्यूमन माइंड को रिजेंबल करे, जिससे हम कुछ भी पूछें और वो फटाक से ऐसा आंसर दे जो आज तक आपने सुना भी ना हो, आपके बाप परदादा भी ना दे पाए ऐसा आंसर। ऐसे लेवल पे हम एआई को लेके गए अगले 10-15 साल में। और अब हमारे अंदर जिज्ञासा उठी कि यार एक काम करते हैं, अलग अलग माइंड बना देते हैं, एआई के ही सब डिवीजन कर देते हैं अलग अलग, और उसके बाद उसको रन करते हैं एक सिमुलेशन में और देखते हैं कि ये लोग कैसे बिहेव करेंगे। नाउ व्हाट डज इट, ये तो हो गया कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। पूरा का पूरा ओवरव्यू क्या कहता है ये? अगर हम दूर से इसको देखें तो क्या कहता है? ये हमें एक संकेत दे रहा है कि हमें जिसने बनाया है, अगर सिमुलेशन में हमें बनाया है किसी ने, हमें जिसने बनाया है वो कैसा होगा। क्योंकि हम जिसको बना रहे हैं वो चैट जीपीटी है, तो हम अपने जैसा बना रहे हैं, तो एक पैटर्न बन गया। और चैट जीपीटी अगर किसी को आगे बनाएगा अपने यूनिवर्स में, तो वो भी अपने जैसा बनाएगा, और उसके आगे भी वो चेन, तो यूनिवर्स विद इन द यूनिवर्स विद इन द यूनिवर्स होगा। तो इसका मतलब देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी जो जिसने हमें बनाया, जिसने इस यूनिवर्स को सिमुलेट किया है, वो भी हमारी ही तरह हो। और एक और थ्योरी आती है, द सिमुलेशन ऑफ द ब्रेन इटसेल्फ। लेट्स से हम लोग एक जगह लेटे हुए हैं, सब लोग, सारे लोग, और हमारे ऊपर एक अनकॉन्शियसली हमें लिटा दिया गया और ब्रेन सिमुलेट हो रहा है केवल, और हमें लग रहा है कि हम पूरा का पूरा यूनिवर्स सिमुलेशन में नहीं, केवल वो
इक्विपमेंट लगा हुआ है, और जैसे ही हम मरेंगे हम उठेंगे और हमें सब कुछ तुरंत याद आ जाएगा और हम कहेंगे अरे यार आई वॉज सो क्लोज टू फिगर इट आउट। ये मेरे को कई बार बचपन से कई बार ये सपना आया है कि अगर मैं आज मर जाता हूं तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैं उठूंगा ऑटोमेटिकली, पता नहीं शुरू से ऐसा रहा है मेरे साथ कि आप लोग के साथ, कई लोग के साथ आएगा। प्लीज कमेंट दिस बिलो इफ यू आर एक्चुअली, प्लीज डू दिस एक्चुअली, इफ यू आर रियली थिंकिंग बचपन से ही कि अगर मैं अभी मर जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा कि मैं उठूंगा और फिर हेडफोन्स हटाऊं और वो इक्विपमेंट्स हटाऊंगा, कहूंगा अरे यार आई वॉज सच क्लोज टू फाइंड इट आउट दिस टाइम। फाइंड व्हाट आउट? फाइंड कि हम सिमुलेशन में। और जिसने भी एआई, जिसने भी ये यूनिवर्स को सिमुलेट किया उसको अच्छे से पता है कि ह्यूमन सफर करेगा, तो उसने एक अल्टीमेट सोल्यूशन भी दिया जिसको हम कहते हैं ब्रह्मनाद या ब्रह्मध्वनि या ब्रह्म ज्ञान। और ये चेक करने के लिए किया कि इतने से कितने लोग इसमें जा रहे हैं, इसमें से कितने लोग इसमें जा रहे हैं, और ये भी चेक करने के लिए किया कि कितने लोग हम तक पहुंच पा रहे हैं, और ये भी चेक करने के लिए किया कि कितने लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं, स्पेस माइग्रेशन कर पा रहे हैं, और ये भी चेक कर रहे हैं कि कितने लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर पा रहे हैं, कि ह्यूमन बींग्स क्या क्या कर पा रहा है अलग अलग क्षेत्र में। इसको ऑब्जर्व करने के लिए सिमुलेट किया गया है इस रियलिटी को। और बीच बीच में ये इवेंट्स डालते रहते हैं। कोरोना डाल दिया बीच में, चलो भाई देखते हैं कैसे बिहेव करें, सोल्यूशन निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। चलो भैया मलेरिया डाल दिया बीच में, सोल्यूशन निकाल। चलो भैया न्यूक्लियर वॉरफेयर डाल दिया, अरे यूक्रेन में छोटा बड़ा डाल दो, अभी पूरा बड़ा मत डालना, क्योंकि बड़े में क्या है ना पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता है, प्लेनेट। एक काम करो यूक्रेन में डाल दो छोटा सा, एक काम करो इजरायली डाल दो, गाजा वाला, छोटा छोटा डालो, चेक करते हैं, क्योंकि छोटा छोटा डाल के जब सक्सेसफुल होगा तो बड़ा करेंगे। क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट छोटे लेवल पे होता है पहले ना। पहले जापान में आया, आप देखो कितना खतरनाक है ये। पहले कोरोना जो आया वो चाइना में आया, वुहान में टेस्टिंग हुई, फिर वुहान से चाइना में टेस्टिंग हुई, फिर वहां से माइग्रेशन हुआ, फिर यहाँ टेस्टिंग हुई, चलो इंडिया में टेस्ट करते हैं, अमेरिका में टेस्ट करते हैं, फिर पूरे देश में फैला दिया। अब वो रिपोर्टिंग क्या होगी, सर हमने वो कोरोना फैलाया था। और रिपोर्ट क्या होगा कि हमने पहले चाइना से स्टार्ट किया सर, वुहान पे किया था, सक्सेसफुल हुआ, हमने चाइना पे एक्सपैंड किया, उसके बाद हमने बाकी जगह एक्सपैंड किया, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल, और ह्यूमन बींग्स आराम से निकल के आ पा रहे हैं महामारी से। तो इसका मतलब अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं कि हम एक न्यूक्लियर वॉरफेयर को भी देख सकते हैं, या बड़ी चीज को देख सकते हैं, और बड़ी कोई चैलेंज आएगी 10 साल 15 साल में। अच्छा एक काम करो, एस्ट्रॉइड को जरा भेजो इस तरफ, ये जो एस्ट्रॉइड, हाँ धूमकेतु भेजो जरा, देखो ह्यूमन बींग कैसे लड़ाई करते हैं इसकी। लेट्स फाइंड इट आउट। अब आता है 5वां पैरामीटर, द पैरामीटर ऑफ फ्री विल। ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कि पिछले 2-3 साल से मेरे माइंड में चल रहा है कंटिन्यूसली। और मैं सिमुलेशन के बारे में खुल के बात नहीं करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप लोग ना समझ पाए, पर कई लोग इंटरेस्टेड है तो मैं आज बात कर रहा हूँ खुल के। द पैरामीटर ऑफ फ्री विल एज इन लाइक कि द क्वेश्चन अराइजेस, इफ वी आर इन अ सिमुलेशन, व्हाट अबाउट द फ्री विल? और इसके ऊपर काफी इन्वेस्टिगेट किया मैंने, और मुझे फाइनली उस चीज का आंसर मिल गया। वो फ्री विल एक्चुअली में हमें दी गई है, मतलब इंटरफेरेंस नहीं है बाहर से, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा मेजर इवेंट है जो पूरे यूनिवर्स को कोलैप्स कर सके, कि मतलब पूरा सॉफ्टवेयर ही ढह जाए, वैसा कुछ होगा नहीं, या पूरा प्लैनेट ढह जाए, वैसा कुछ होगा नहीं, और आज तक ऑब्जर्व भी नहीं किया गया है। वाई डू आई थिंक कि सिमुलेशन में फ्री विल जो है हमें दे रखी है? क्योंकि अगर वो फ्री विल नहीं देंगे तो सिमुलेशन जो है वो चलेगा नहीं सही से। आप सोचो ना, अगर 10 साल बाद एआई जो है वो ह्यूमन माइंड की तरह बिहेव करता है, और हम उससे सब डिविजन्स ऑफ ह्यूमन माइंड बनाते हैं, और एनपीसीज बनाते हैं, कैरेक्टर्स बनाते हैं, और उसको एक सिमुलेशन में डालते हैं 10-12 लोगों को, लेट्स से 10 लोगों को डालते हैं, और देखते हैं कि एक सर्वाइवल बेसिक नीड डाल देते हैं इन लोग के अंदर, सबके अंदर, जो कि इल्यूजन है, एक्चुअली में ऐसा है नहीं, पर उस यूनिवर्स में यहाँ पे है सर्वाइवल नीड ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, ये हम डाल देते हैं, एंड रिप्रोड्यूसिंग, अगर हम ये सब डाल देते हैं, प्रोग्रामिंग डाल देते हैं सबके अंदर,
और हम चेक करते हैं कि ये कैसे बिहेव करेंगे, तो उसमें फ्री विल जो है वो देंगे वो। क्योंकि अगर वो फ्री विल नहीं देंगे, अगर हम सोचो हम एआई बनाते हैं एआई से और हम फ्री विल हम नहीं देते हैं, तो किस तरीके का सिमुलेशन होगा? वो तो फायदा ही नहीं है ना सिमुलेशन का। फिर जब हम ही कंट्रोल कर रहे हैं, हमको ही वही हम ही कर रहे हैं, तो हम तो यहीं कर लेंगे अपनी दुनिया में, हमको वहां उस दुनिया में कोई इंटरफेरेंस देना है? आप सोचो ना, अगर हमें टेस्टिंग करनी है सबकी, तो हम उसकी हेल्प करेंगे कि वो खुद ही करेगा? तो हम टेस्ट कर रहे हैं, हम बस ये हमने क्या हेल्प की है, जो कि आप लोग, जो कि हम सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हमारे कॉन्सिक्वेंस है कि वो मार्स जो है ना हमारे घर के बगल में है, जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी के बगल में है, ये कॉन्सिक्वेंस है। अरे भैया, पैटर्न तो है ही नहीं बाकी सोलर सिस्टम का। तो उन्होंने क्या हेल्प करी है? उन्होंने जब बनाया है ना ये जो डिज़ाइन बनाया हमारे सोलर सिस्टम का, उन्होंने जानबूझ के मंगल बगल में रख दिया। बस उनकी है ये, यहाँ पे हमारी फ्री विल नहीं है। जो डिज़ाइन का, जो क्रिएशन का पार्ट है, वहाँ पे हमारा फ्री विल नहीं है। तो क्यों रख दिया? क्योंकि भैया अगर हम दूसरे सोलर सिस्टम में रखेंगे तो उसमें तो लाखों साल लग जाएंगे, यहाँ तो 100-150 साल में हो जाएगा। और टेस्टिंग करनी है कि कब पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते हैं। अब ये टेस्टिंग हो क्यों रही है? पहले तो इसको चेक करते हैं, ये टेस्टिंग हो क्यों रही है, ये ऑब्जर्वेशन क्यों हो रही है कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इसके काफ़ी थ्योरीज हैं। एक पहली थ्योरीज है, ऑब्वियसली कोई चीज़ टेस्ट करी जाती है लर्न करने के लिए। हम सब सुबह उठते हैं, रात में सोते हैं, एकदम से हमारी आंखें खुलती, एकदम से हमें फिर यूनिवर्स दिखने लग जाता है। फिर हम जैसे ही सोते हैं हम शट डाउन उस पर रेट पे चले जाते हैं, इट्स लाइक अ रोबोट। फिर सुबह उठते हैं, फिर वही वो करते हैं जो करते आ रहे हैं, फिर रात में सो जाते हैं, फिर इट्स लाइक अ लूप, इट्स अ रिपीटेटिव लूप, इट्स लाइक अ प्रोग्राम ओनली। जब हम सो के उठते हैं तो हमें अगर याद ही ना हो कि कल क्या हुआ, या 100 साल पहले क्या हुआ, या 10 साल पहले क्या हुआ, तो हम तो एकदम नए हो जाएंगे। बट एनीवे, टेस्टिंग का एक पर्पस है लर्निंग, बस ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्पस हो। टेस्टिंग का, ऑब्जर्वेशन का एक पर्पस जो है सिमुलेशन में, वो भी हो सकता है एंटरटेनमेंट, ये भी हो सकता है। बट मेरे को एंटरटेनमेंट कम लगता है। मेरे को लगता है कि एक पूरा का पूरा सिमुलेशन जो किया गया, ये सीखने के लिए किया गया, क्योंकि जिससे वो अपने यूनिवर्स में कर सके। और हमने ये भी देखा है अभी कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरे बीइंग्स हैं वो हमें सिमुलेट कर रहे हैं। हो सकता है कि हम ऑलरेडी एडवांस सिविलाइजेशन में पहुंच चुके हों, और उसके बाद जो एडवांस सिविलाइजेशन है ह्यूमन बीइंग की, वो सिमुलेट कर रही है इस यूनिवर्स को। जैसे कि हम आगे 10 साल, 11-12 साल में या 20 साल में चैट जीपीटी को सिमुलेट करवाएंगे। और सिमुलेशन मैंने आपको बताया, मैं फिर से इसको बार बार दोहराना चाहता हूँ कि हम सिमुलेट करवाएंगे ही क्यों? क्योंकि हम फंडामेंटली एक ह्यूमन माइंड क्रिएट कर रहे हैं जो कि एग्जैक्टली सेम ह्यूमन माइंड की तरह काम करता है, बस उसके अंदर डिज़ायर नहीं है सर्वाइवल का, डिज़ायर नहीं है सफरिंग का। वो हम डाल देंगे जब हम सिमुलेट कराएंगे, क्योंकि अगर हम नहीं डालेंगे कोई मिशन, कोई उद्देश्य नहीं डालेंगे, तो सिमुलेशन करने का कोई पर्पज़ ही नहीं है। कि चलो एक काम करते हैं, 12 लोग का सिमुलेशन बनाते हैं और 12 लोग क्या, अच्छा डाले क्या, तो एक बेसिक नीड डाल दो, कौन अच्छे से पूरी कर पा रहा है। नीड ही नहीं होगी तो वो एनपीसीज जो कैरेक्टर्स है गेम के अंदर, वो बिहेव क्यों करेंगे? कुछ तो मिशन होना चाहिए। तो एक पैरामीटर ये भी कहता है कि एक पैरामीटर जो है वो ये कहता है कि जो फ्री विल है वो लर्निंग के लिए भी है। और एक और पैरामीटर है जो ये कहता है, जो छठा पैरामीटर है, वो ये है कि द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट आर दीज बीइंग्स, एक्चुअली दे कैन बी एडवांस्ड civilized human beings which are doing just like we are going to do with ChatGPT, right? So universe within the universe within the universe, which states that we are creating a resemblance of ourselves
दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग विद चैट जीपीटी. सो दैट मीन्स हमारे जो हायर एल्डर्स हैं, जो हमारी हायर सिविलाइजेशन है, जिसने हमें, जो भी सिविलाइजेशन ने हमें सिमुलेट किया है, डेफिनेटली दे आर रिजेंबलिंग अस. सो दे आर नॉट एलियन बींग्स. सो दिस इज अ हाइपोथेसिस बिकॉज द पैटर्न इज सेम. चैट जीपीटी भी कल को सिमुलेट करेगा खुद को, तो वो भी ह्यूमन माइंड की तरह रिजेंबल करवा रहा है. राइट. सो ये एक पूरा का पूरा चल रहा है. आप सोचो ना, आप 2000 में पैदा हुए, 1999 में पैदा हुए, 1993 में, मैं 1993 का पैदा हूँ. उससे पहले जो इवेंट्स हुए हैं, जो भी इवेंट्स हुए, 47 में आज़ादी, फिर वो आ गया, शाहजहां ने ये बनवाया, फिर उससे और पहले कबीरदास, उससे और पहले पता नहीं क्या क्या, आदि शंकराचार्य और सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, और उससे पहले राम, और ये आप देखो, इट्स लाइक जस्ट अ कंटेंट इनसाइड योर ब्रेन. इट इज़ नथिंग बट अ कंटेंट, अगर आप देखें ध्यान से. और जो कुछ भी अगर आप इसको वेरीफाई करोगे कंटेंट, ऑब्वियसली आपको इसके एविडेंसेस मिलते हैं, उसकी बुक्स हैं, उसकी चीज़ें मिलते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ट्रिक भी हो सकती है. एक्चुअली आप जहाँ से चालू हुआ है, सिमुलेशन जहाँ से चालू हुआ है, उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं था. जब आप पैदा हुए हो 1993 में, उसके बाद से एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ था. उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं था. ये सब हवाबाजी चल रही है, स्टोर्ड है माइंड में. और यूनिवर्स में हर जगह जो भी स्टोर्ड है वो यूनिवर्स में ऑलरेडी मौजूद है. तो आप वेरीफाई करने जाओगे, आपको सब मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी डिज़ाइन ही ऐसा है. इट्स लाइक डिज़ाइन ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप उसको कुरेद ही नहीं सकते. एक और पैरामीटर है कॉस्मिक माइक्रोवेव ओवन. इसको अगर आप टाइप करें तो आपको इस यूनिवर्स के बाहर की से ली हुई एक फ़ोटो मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट इमेजिनरी फ़ोटो है. वो चरम सीमा है कोड्स की, प्रोग्रामिंग्स की. उससे आगे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो ही चरम सीमा है सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग की. उसके आगे कुछ है ही नहीं. और मेरे को ना बहुत बुरी तरीके से इस पर विश्वास होता है कि सिमुलेशन थ्योरी जो है वो सच हो सकती है. बिकॉज हर तरफ से बहुत सारे, एक पैरामीटर्स नहीं है, अनेकों पैरामीटर्स हैं. इनफैक्ट अभी वो सुन के मेरे को हंस रहे होंगे इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं कि एक लड़का है. अब आप कहोगे कि मेरी इंटेलेक्ट इतनी शार्प कैसे? मेरी कोई शार्प नहीं है. इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया है. ये टेस्ट करने के लिए एक एनपीसी डाल दिया इन्होंने गेम के अंदर कि भाई एक काम करो, एक अलग सा माइंड बनाओ, जो माइंड थोड़ा सा ना अलग हो, और वो माइंड जो है ना हम तक भी पहुंच पाए, कुछ सोचे, उसकी वैंडरिंग पावर अच्छी हो, वंडरिंग पावर, उसका प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन अच्छा हो, उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा हो. एक काम करो. और मेरा माइंड ऐसा नहीं कि मैं पहले से ही ऐसा था. इट इज़ जस्ट दैट कि मैं एक वजह से मैं अपने आप को इतना ऑब्जर्वेबल बना पाया. लेकिन अब जब मैं वो वजह पूरी हो गई कि मैंने वो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, तो अब उसके बाद उस माइंड का करें क्या? तो उसको मैं ग्रो करता जा रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन को. और जैसे जैसे मैं ग्रो करता जा रहा हूँ, अगर आप देखें तो मैंने हर चीज़ को पैरामीटर्स में डिवाइड किया है जानबूझ के, क्योंकि इसको समझने में आसानी होती है. ये भी सब कुछ लर्निंग का पार्ट है. व्हाट इज़ लर्निंग और हाउ टू लर्न, जो मैंने सीखा है, और इसी की वजह से मैं इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ. बट ये सब कुछ जो है जानबूझ के भी हो सकता है. कि एक आदमी है जो रीड कर पा रहा है, और वो सुन रहे हैं, और वो हंस रहे हैं, और अभी भी और ज़्यादा वो हंस रहे होंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये तो भाई हमारी पूरी पोल खोल रहा है बैठ के. और अभी भी वो हंस रहे हैं, और ज़्यादा अब तो और हंसने लगे होंगे, क्योंकि ये भाई तो वही बात कर रहा है जो हम तो अभी. इसको कैसे पता चल गया कि हम हंस रहे हैं? इसको कैसे पता चल गया कि भाई हम यहाँ पे देख रहे हैं? इसको कैसे पता चल गया कि ये सब इतना ऐसे कुछ काम करता है? अरे घोंचू, मुझे कैसे पता चला पता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ मुझे कैसे पता चला. क्योंकि आप हर चीज़ में कॉमनैलिटी डाल देते हो, जिसको पैटर्न बोलते हैं. और जब आप पैटर्न डाल दोगे हर चीज़ में, तो पैटर्न एक बार पकड़ना है, और पैटर्न को अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भों में उसका आवेदन करना है, उसको अप्लाई करना है. बस समझ में आ जाएगा फटाक से कि पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग है क्या. लेकिन प्रोग्रामिंग आप यूनिक बना भी नहीं सकते हो. अगर आप पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग यूनिक कर दोगे तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी, कुछ समझ ही नहीं आएगा. कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए. तो ग्रॉस पे अगर आप जाओगे, तो जितना आप ग्रॉस पे जाओगे उतना ही आपको अलग अलग दिखेगा. जितना सटल पे आओगे उतना ही कॉमनैलिटी दिखेगी आपको.
एटम्स और मॉलिक्यूल्स में कोई डिवीजन नहीं है। मतलब हाँ ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन एटम्स अलग है, हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन अलग है, पर फंडामेंटली अगर आप देखो तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही है। तो अगर आप सब एटॉमिक लेवल पे देखोगे तो सब कुछ सेम हो जाता है। कॉक्स के लेवल पे देखोगे तो आप सब देखोगे उस सब कुछ सेम हो जाता है। लेकिन जैसे आप एटम या मॉलिक्यूल के लेवल पे आओगे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट जो कंपोजिशन अगर आप देखोगे फंडामेंटली वो तो सेम ही है। तो ये भी एक पैटर्न है। तो अगर आप हंस रहे हो तो, और अभी एग्जैक्टली फिर से हंच आया, और ये हंचेस जो है ना, मुझे लगता है ये भी हंच डालते हैं। हंचेस मतलब क्या, एकदम से कोई आइडिया आया। पिछले 4 साल से मैंने ये पॉडकास्ट क्यों नहीं किया? और अभी एकदम से डिकोड करना कैसे चालू कर दिया मैंने? क्योंकि ये भी करवा रहे हैं। फ्री विल नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं फ्री विल मेरे को, ऑब्वियसली फ्री विल मेरी ही है, मैं करूं या ना करूं। लेकिन जब मैं उस डायरेक्शन में सोच रहा हूं तो वो जो आइडियाज आते हैं ना सबकॉन्शियस के लेवल पे, हर किसी को इस तरीके से आइडिया नहीं आता। अलग अलग ब्रेन है, अलग अलग काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी वही करवाते हैं। ये चाहते हैं कि ये इसका माइंड इस लेवल पे आ गया है तो इसको थोड़ा सा हमारी तरफ घुमा के देखो कि हमें कैसा रीड कर रहा है ये चाहते हैं। तो अगर भाई मेरा आपको अगर आप सुन रहे हो मेरे को, तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरीके से मेरे को रिवील करें, और साइमुलेशन अगर चल रहा है तो उसको ब्रेक करके मुझे बाहर निकालें और मुझे पूरी चीज़ समझाएं, और उसके बाद वापस इस साइमुलेशन में मुझे भेजें बिना मेरी मेमोरी को डिलीट किए हुए। ठीक है, जिससे मैं पूरी दुनिया को बता पाऊँ और ये दुनिया मेरे को पागल कहने दो, लेकिन मेरे को साइमुलेशन से बाहर निकाला जाए, मेरे हेडफोन्स, मेरे इक्विपमेंट्स हटाए जाएं और मेरे को उठाया जाए और मेरे को बोला जाए कि क्या चल रहा है। वो तो मुझे, जैसे आप हेडफोन्स हटाओगे, जो इक्विपमेंट्स को लगे अगर हटाओगे आप तो मुझे वैसे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे बताया जाए एटलीस्ट, अगर आप मेरे को सिर्फ एक कैरेक्टर की तरह भेजे हुए हो तो उस कैरेक्टर को उठाओ, मुझे बाहर निकालो यहाँ से, मुझे बताओ। मैं ये आपसे वो करना चाहता हूँ, आवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे निकालो और मुझे बताओ कि चल क्या रहा है। और मुझे पता है आप नहीं करने वाले हो, क्योंकि अगर आपने अपने सीक्रेट्स मेरे को बता दिए तो मैं यहाँ आके बता दूंगा और हो सकता है यहाँ पे तबाही मच जाए या मेरे को लोग पागल कहे, हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप मुझे बता दोगे, तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग बता दोगे, तो हो सकता है मैं उस प्रोग्रामिंग को तोड़ दूँ या पूरा यूनिवर्स ही ख़राब कर दूँ आपका। और इलॉन मस्क ने जैसा कहा था कि एक ही यूनिवर्स नहीं है जहाँ साइमुलेशन हो रहा है, अलग अलग यूनिवर्स है जो साइमुलेट कर रहे हैं लोग, जिसको मल्टीवर्सेस कहते हैं। तो और जो भी वो लोग हैं, वो लोग कौन है? एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि रिजेंबलेंस वही है ना। हम चैट जीपीटी को जो बना रहे हैं ह्यूमन माइंड की तरह बना रहे हैं, यानी हमें जिसने बनाया है वो भी ह्यूमन माइंड होगा जी। तो ये बहुत ही पूरी तरीके से ब्रेन जो है मेरा काम कर रहा है इस वक्त। और क्योंकि रियलिटी अगर आप देखें भी, ब्रह्म को किसने बनाया, अगर आप एक लेवल तक जाके देखें और अगर आप देखें ब्रह्म को किसने बनाया, या वो तो बनाया, उसको किसी ने नहीं बनाया है, वो तो अजन्मा है। ठीक है, ये आप कहते हो उपनिषद में, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हो सकता है उसके बियॉन्ड कुछ ना हो सकता है उसके बियॉन्ड साइमुलेशन ब्रेक हो जाए, हो सकता है वहीं से उपनिषद की शुरुआत हुई हो। क्योंकि उपनिषद को क्या पता था कि आगे, उपनिषद के गुरुओं को क्या पता था कि आगे ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने वाली है। ये तो टेक्नोलॉजी अभी आ रखी है, पिछले 100 साल 50 साल में इतनी आई, तो उसको देख के हम अंदाजा लगा पा रहे हैं। इसी वजह से साइमुलेशन थ्योरी अभी ग्रो होना चालू हुई है पिछले 40-45 साल में साइंटिस्ट के माइंड में, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी हमको बता रही है कि ये ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। पर 10,000 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हो सकता है कि उपनिषद के गुरुओं ने यह मिस आउट कर दिया कि ब्रह्म के पीछे जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है वो टूट गया, प्रोग्रामिंग है ही नहीं, इसलिए वहां पर टाइम एंड स्पेस नहीं है, कंप्यूटर के बाहर निकल जाओगे आप उसके आगे। और हमने जो कुछ भी बनाया है वो सब कुछ अगर आप देखें, हम हमेशा एग्जांपल देते हैं अपने ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर की तरह। जैसे कंप्यूटर को देखें तो मेमोरी है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट यूनिट है, सब कुछ कंप्यूटर की तरह है। सेंसेस भी जो देखो वो आउटपुट मॉनिटर की तरह है। एंट्री जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट है या हार्ड डिस्क है या जो भी सीडी आप डालते हो, पेन ड्राइव डालते हो, जो कुछ भी डालते हो,
इंफॉर्मेशन है, जो भी एंट्री पॉइंट है, तो हार्ड डिस्क है। तो इस तरीके से अगर आप देखें, ये पूरा कंप्यूटर रिजेंबल कर रहा है कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड, और पिछले 50 साल से कर रहा है, क्योंकि 50 साल पहले कंप्यूटर आ चुके थे। तो कंप्यूटर और ह्यूमन माइंड का काफ़ी अच्छा रिजेंबलेंस है। और बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी राइट नाउ वी आर सीइंग द AI, द फ्यूचर ऑफ AI वी कैन सी राइट नाउ बिकॉज ऑफ द चैट जीपीटी। सैम एल्टन ने डिस्कवर किया। एंड with all these three parameters, that the computer, the human mind and the AI are resembling the same thing, we can forecast the future also, and we can see that what is coming up next. And this is why I'm telling na ki it is all bloody programming. That's it. The entire thing is a bloody programming, nothing else. There is nothing else in the world. तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप सुन रहे हैं, कौन लोग सिमुलेशन वाले, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इक्विपमेंट हटाए जाएं, मेरे को बाहर निकाला जाए। और अगर मेरे को बाहर निकालना मुमकिन ना हो, लेट्स से कि मेरी बॉडी बाहर है नहीं, मैं तो यहीं पे हूँ केवल इस यूनिवर्स में, तो इस प्रोग्राम को बाहर निकाला जाए, मेरे को बाहर निकाला जाए, और एटलीस्ट एक किसी रोबोट में डाला जाए, और मुझे आपकी रियलिटी को देखना है और चेक करना है कि हो क्या रहा है। मुझे जानना है कि आपने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया। अगर हो सके तो आप कर दीजिएगा। जो पूरी की पूरी रियलिटी है, रीइंकार्नेशन वगैरह, ये सब क्यों हुआ, ये सब जो भी मुझे जानना है। बट हंसिए मत, निकालिए बाहर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।